द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिसीज्ड केसेस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके जो फंड्स बैंक में पड़े होते हैं या उनका लॉकर या अगर सेफ कस्टडी में कुछ आर्टिकल्स पड़े हैं उनकी डिस्पोजल के लिए क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तकरीबन 5 साल पहले हमने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था। उसके बाद काफ़ी चेंजेस भी आई हैं और रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम प्रोसीजर्स रिलीज किए हैं सभी बैंकों के लिए, क्योंकि पहले हर बैंक अपने अपने हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट्स मांग लेता था डिसीज्ड केसेस के फंड्स को सेटल करने के लिए। अब उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम प्रोसीजर बना दिया कि ये फॉर्मेलिटीज हमको करनी है। तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर हर साल जो है, जो 10 साल से ऊपर के डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे सेविंग बैंक में हो चाहे एफडीआर्स हो, जो क्लेम नहीं किए जाते हैं वो बैंक्स को 10 साल के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करने पड़ते हैं एज ए अनक्लेम डिपॉजिट्स, और फिर वहां से वापस लाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी बैंकों के ऊपर है, जब कभी भी ऐसा केसेस हो, डिसीज केसेस हो, उनको जल्दी से जल्दी सेटल करें और कम से कम फॉर्मेलिटीज के साथ सेटल करें। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट आर द अदर आपको या आपके किसी रिलेटिव को इस इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ सकता है। सबसे पहली कैटेगरी हम देखते हैं कि अगर हमारे डिपॉजिट अकाउंट्स में, सेविंग बैंक में, एफडीआर्स में, लॉकर्स में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या सर्वाइवर की फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज आइदर आर सर्वाइवर अगर दिया हुआ है, तो हमें क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। मात्र 3 डॉक्यूमेंट, एक क्लेम फॉर्म जो बैंकों से हमें मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, वो देना होगा, एक डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, और जो क्लेमेंट है उनका केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे टू प्रूव द आइडेंटिटी। ये 3 डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर एनी अमाउंट, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, एनी अमाउंट बैंक्स जो है नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पर ध्यान रहे, नॉमिनी इज नॉट द लीगल ओनर ऑफ दैट मनी। जो लीगल हेयर्स हैं वही लीगल ओनर्स होते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है तो नॉमिनी ही लीगल ओनर बन जाता है। ऐसे केसेस में ना सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट, विल, बॉन्ड, श्योरिटी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मात्र ये 3 डॉक्यूमेंट्स नॉमिनेशन के केस में, सर्वाइवर के केस में आपको देने हैं, और विद इन 15 डेज बैंक्स आर बाउंड टू ट्रांसफर मनी ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिटर टू द नॉमिनीज अकाउंट। अगर नहीं करते हैं 15 दिन में तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। बैंक इंटरेस्ट देगा अगर वो 15 दिन में नहीं कर पाते हैं। अब सेकंड केस देखते हैं कि नॉमिनेशन अगर नहीं है और बैंक के डिपॉजिट्स हैं और टोटल डिपॉजिट का जो अमाउंट अगर 15 लाख के अंदर अंदर है, तो हमें क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। एक सिंपल फॉर्म फिल करना है, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, क्लेमेंट का केवाईसी चाहिए अपने आप को आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, इंडेमनिटी बॉन्ड सफिशिएंट फॉर द वैल्यू ऑफ द जितना भी हमारा अमाउंट बनता है उसके लिए, एक एनओसी फ्रॉम द नॉन क्लेमेंट्स से, अगर उसके लीगल हेयर्स अगर 3 है और एक ही आदमी उसको क्लेम कर रहा है तो बाकी 2 लोगों से हमें एनओसी चाहिए होगा कि यस ही इज नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन अगर एक बंदे के नाम ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। और कौन लीगल हेयर है उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, दैट इज द लीगल हेयर सर्टिफिकेट। किसी अगर 3 लीगल हेयर है तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन से एक डिक्लेरेशन भी हो सकती है। अगर हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लीगल हेयर सर्टिफिकेट नहीं लेना तो एक सिंपल डिक्लेरेशन बाय ए इंडिपेंडेंट पर्सन एक्सेप्टेबल टू द बैंक। ऐसा ही नहीं, बैंक को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब पर्सन शुड बी ऑफ गुड रेपुटेशन, रिप्यूट। अब अगर नॉमिनेशन नहीं है और अमाउंट जो है 15 लाख से ऊपर है, तो फिर हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी देख लेते हैं। जो पहले हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसके साथ एक सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है, जो कि
15 लाख से ऊपर अगर अमाउंट है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, या एक एफिडेविट प्रॉपरली नोटराइज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु इज एक्सेप्टेबल टू द बैंक, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जगह उसको भी हम बैंक जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट सेम है, वही डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, केवाईसी चाहिए क्लेमेंट्स का, एनओसी चाहिए जो बाकी नॉन क्लेमेंट्स हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड, गुड फॉर द अमाउंट, ये सभी चीजें उसमें चाहिए होती हैं। इफ देयर इज ए विल, लीगल हेयर्स ने आपस में कुछ डिस्प्यूट है, तो उस केस में जो बैंक जो है खुद नहीं डिसाइड करते हैं, वो आप मांगते हैं कि प्रोबेट होना चाहिए, विल होनी चाहिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इन सब में से कुछ भी हो सकता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोर्ट ऑर्डर होनी चाहिए, या कोर्ट की डिक्री होनी चाहिए, इन सब में से एक आइटम चाहिए अगर देयर इज ए डिस्प्यूट अमंग द लीगल हेयर्स। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जो एफडीआर्स हैं डिसीज्ड की, अगर वो पूरी नहीं चली है, 5 साल की एफडी है और उसकी डेथ 2 साल के बाद हो जाती है, और 2 साल के बाद अगर आप उसे क्लेम कर रहे हो तो इंटरेस्ट का क्या होगा? रिजर्व बैंक सेज कि बैंक्स प्री मैच्योर पेमेंट उसकी करेंगे टू दी लीगल हेयर्स और उस पर पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे। बट ध्यान रहे, जितना पीरियड एफडी चली है उतने पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वही मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, एफडी चली है 2 साल, ओरिजिनली आपको 8% मिलना था, अगर आप 2 साल के बाद इसको लीगल हेयर्स ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको 7% मिलेगा, लेकिन 7% में से पेनल्टी जो जनरली बैंक 1% लगाते हैं वो नहीं लगाई जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आता है उसमें कि डेथ के बाद कई बार कुछ क्लेम अमाउंट आ जाते हैं जो इन ट्रांजिट होते हैं, से कोई डिविडेंड आ गया या कहीं और से कोई पेमेंट आ गई डिसीज्ड के केस में, तो बैंक्स उस अमाउंट को वापस कर देते हैं ओरिजिनेटर को जहां से वो पैसा आया होता है, और इंफॉर्मेशन जो है नॉमिनी को दे देंगे या लीगल हेयर्स को दे देंगे कि ये पैसा हमारे पास आया था, हमने इसे वापस कर दिया, आप कंपनी को जाके क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी क्वेश्चंस इस इशू पे ऊपर आ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे ले सकते हैं, आप उसे रेज कर सकते हो, वी कैन टेक योर क्वेश्चंस और उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे सिनारियोज को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है और वो इंफॉर्मेशन सबके लिए रेलिवेंट भी कई बार नहीं होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।